नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं भौतिक फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम पूरा बायोलॉजी एक ही वीडियो में आप लोग को हम मैराथन करा चुके हैं। आज भी मैराथन है, आज पूरा फिजिक्स खत्म करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस फिजिक्स को पढ़ लीजिए। आपको पूरा फिजिक्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जीविका की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ से लाभ होने वाला है। ठीक है, फायदा होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पूरा यहाँ से हम पूरा फिजिक्स को ही मैराथन लेने वाले हैं क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है दोस्तों? फिजिक्स का पहला चैप्टर है मात्रक एवं इकाई। क्या है दोस्तों? मात्रक एवं इकाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग केवल देखते हुए सुनते हुए चलिए, आपको याद हो जाएगा। अगर एक बार में याद नहीं होता, एक बार और देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए। आज थोड़ा हम फास्ट कराने वाले हैं। इससे पहले हम बायो में पढ़ाए थे, उसमें थोड़ा हम स्लो पढ़ाए थे, इसीलिए वहाँ समय थोड़ा ज़्यादा लगा था। लेकिन आज हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा फास्ट कर पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन क्या है? द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? तो भौतिकी विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान का पिता, क्या है? भौतिक विज्ञान का पिता किनको कहा जाता है? तो आइंस्टीन को कहा जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का पिता आइंस्टीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया है आइंस्टीन ने। कौन दिया है? आइंस्टीन ने दिया। नेक्स्ट, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है? तो फुसिस से हुई है। कहाँ से? फुसिस से। नेक्स्ट है ग्रीक शब्द फुसिस का अर्थ होता है प्रकृति होता है। क्या होता है? प्रकृति होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है। वर्तमान में मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है। क्या है? एसआई है। एसआई है। एसआई मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एसआई पद्धति स्वीकार किया गया है। एसआई पद्धति को स्वीकार कब किया गया है? तो 1967 में किया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है एसआई पद्धति में मूल मात्राओं की संख्या 7 होती है। कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 7 होती है। एसआई पद्धति में संपूरक मात्रा की संख्या 2 होती है। कितनी है? 2 है। एसआई पद्धति में संपूरक मात्रा की संख्या कितनी है? संपूरक मात्रा की संख्या 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की। प्रकाश वर्ष मात्रा किसकी है? दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है कितना? तो 9.46 इंटू क्या है? 10 के पावर 12 किलोमीटर है। मतलब 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है? पारसेक है। नेक्स्ट, 1 पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? 1 पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री समुद्री दूरी मापने की इकाई है। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल है। नॉटिकल से जो है समुद्र की दूरी मापा जाता है। ठीक है, समुद्र की दूरी नॉटिकल मील से मापा जाता है। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल की प्रवाह दर को मापा जाता है। जल की प्रवाह दर को मापा जाता है क्यूसेक में मापा जाता है। किसमें? क्यूसेक में। एक क्यूसेक बराबर होता है 28.301 क्या है? 70 क्या है? 17 है। ठीक है, नेक्स्ट, 70 लीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घन कोण का मात्रक होता है स्ट्रेडियन। क्या होता है? स्ट्रेडियन। नेक्स्ट है रेखीय रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है। किस में मापा जाता है? तो कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्सटेंट से। किसे? सेक्सटेंट से मापा जाता है। दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्सटेंट से। ठीक है, नेक्स्ट, जड़ तत्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। किसमें? डॉप्सन में। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.001 मिमी बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। फर्मी मीटर है, एक क्या है, फर्मी मीटर है, लंबाई की न्यूनतम इकाई को ही फर्मी मीटर कहते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई ही फर्मी मीटर कहलाता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स की मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम होता है, ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 10 के पावर -12 ग्राम। 1 फैदोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर, 1 फैदोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -15 होता है। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है, क्या होता है, 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है, मतलब 3.785 लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाइए, अगला पॉइंट क्या है, 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम, 1 कैरेट हीरा बराबर 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण मापन उपकरण, मतलब कौन कौन से मापन उपकरण है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, गैसों का दाब मापा जाता है किसमें, मैनोमीटर से, याद रखिएगा, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। द्रव की श्यानता मापा जाता है किसमें, तो विस्कोमीटर में, द्रव की श्यानता मापा जाता है विस्कोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवों के प्रवाह की गति मापक है, क्या है, तो वेंचुरी मीटर है, कौन है, वेंचुरी मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों की ऊंचाई या वेग तथा गति की दिशा की माप की जाती है किससे, तो नेफस्कोप से, किससे, नेफोस्कोप से मापा जाता है, ठीक है, नेफोस्कोप से। नेक्स्ट, वाहन की चाल मापा जाता है, वाहन की चाल मापा जाता है टैकोमीटर से, किससे, टैकोमीटर से। नेक्स्ट, वाहन द्वारा तय दूरी मापक यंत्र है ऑडोमीटर, क्या है, ऑडोमीटर। नेक्स्ट, रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्नो मैनोमीटर से, किससे, स्फिग्मो मैनोमीटर से। रक्त की दाब जो है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, डूबी हुई वस्तुओं की, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस चीज़ से पता लगाया जाता है, तो सोनार से पता लगाया जाता है, किससे, सोनार से, ठीक है। नेक्स्ट, सोनार का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो एस से हो गया साउंड, एन से हो गया नेविगेशन, क्या है, नेविगेशन, ए से हो गया एनी, आर से हो गया रैंकिंग, क्या हो गया, रैंकिंग, ठीक है। साउंड नेविगेशन एनी रैंकिंग, साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एनी रैंकिंग, ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालक द्वारा, किसके द्वारा, नौ संचालक द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सागर की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से, सागर की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से, हमारे साथ आप लोग बोलिए, याद करिए, ठीक है। सागर की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। नेक्स्ट, समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से, किससे, अल्टीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है क्लास आप लोग को तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर रेडिएशन मापा जाता है, सोलर रेडिएशन मापा जाता है किसमें, तो किसमें नापा जाता है दोस्तों, तो पायर, क्या है, पायर हेलियोमीटर से, किससे, पायर हेलियोमीटर या पायरेनोमीटर से, किससे, पायरेनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है परिस्कोप का, किसका, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है परिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र क्या कहलाता है, तो ऑडियोमीटर, क्या, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापा जाता है। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है, भूकंपीय तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, किससे, रिएक्टर पैमाने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र है, भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र क्या है, तो सिस्मोग्राफ है, क्या है, कौन सा यंत्र है, सिस्मोग्राफ यंत्र से भूकंपीय तीव्रता मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्या है, क्रेस्कोग्राफ है, क्या है, क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीनोमीटर, क्या, एमीनोमीटर की प्रयोग किया जाता है, हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो ब्यूटीरोमीटर द्वारा, किसके द्वारा, ब्यूटीरोमीटर द्वारा, ब्यूटीरोमीटर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, तो पॉलीग्राफ है। कौन सा? पॉलीग्राफ से पता लगाया जाता है। घूमती हुई वस्तुओं की गति की माप की जाती है किससे? गायरोस्कोप से। किससे? गायरोस्कोप से लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमते हुए चक्के घूमते हुए चक्की की प्रति सेकेंड घूर्णन को मापा जाता है किससे? स्ट्रेबोस्कोप से। किससे? स्ट्रेबोस्कोप से। ठीक है, किलोवाट घंटा का इकाई ऊर्जा की है। किलोवाट घंटा की इकाई क्या है? ऊर्जा की है। वोल्ट क्या है? बोलोमीटर से मापा जाता है तापमान। बोलोमीटर से मापा जाता है क्या? तापमान मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है सदिश एवं अदिश। इसको याद करना जरूरी है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग सदिश और अदिश याद कर लीजिएगा। आप लोग एग्जाम दिए होंगे, किसी भी एग्जाम दिए होंगे, कोई भी एग्जाम, आप लोग देखे होंगे कि सदिश अदिश से क्वेश्चन जरूर रहता है। तो चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। वैसी राशि जिनमें केवल परिणाम होता हो उसे दिशा नहीं कहलाती है। क्या है? वैसी राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, क्या होता है? परिणाम होता है, दिशा नहीं कहलाती है। परिणाम होगा तो दिशा नहीं कहलाएगी, उसे हम अदिश राशि कहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रमुख अदिश राशि है। प्रमुख अदिश राशि है क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। आयतन अदिश राशि, कार्य अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है। शक्ति अदिश राशि, समय अदिश राशि, दाब अदिश राशि, ताप अदिश राशि, आवृत्ति अदिश राशि, विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि, घनत्व अदिश राशि, दूरी अदिश राशि। ये सब जितने हैं ये सब अदिश राशि है। तो प्रमुख अदिश राशि कौन का? द्रव्यमान। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी, ये जितने भी दिया गया है सब अदिश राशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं क्या कहलाते हैं? तो सदिश राशि कहलाते हैं। वैसे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। प्रमुख सदिश राशि है वेग। सदिश राशि कौन है? वेग है, आवेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है, संवेग है, भार है। ये जितने भी है वो सब क्या है? तो ये सब जो है सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण। चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण। चलिए, एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है विस्थापन। क्या कहलाती है दोस्तों? चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुएं के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाता है चाल। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाता है वेग। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चाल तथा वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग तथा चाल की विमा होती है टी के पावर -1 होता है। ठीक है, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है कोणीय वेग। क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, कोणीय वेग की विमा होती है mLt-1 होता है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है त्वरण की विमा होता है LT-2 होता है। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है क्या कहलाता है? मंदन। क्या कहलाता है? मंदन। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों बल आवेग एवं बल आघूर्ण। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, चलिए यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, बल एक प्रकार का है दाब या खिंचाव है। ठीक है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है। 10⁵ डाइन होता है। बल की विमा होती है mL T⁻² होता है। बल गुणनफल है मात्रा और त्वरण की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट
अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रहों की गति, ठीक है। नेक्स्ट, अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है केंद्र की ओर होती है, किधर, केंद्र की ओर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल, क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर अगला, चलिए अगला पेज नंबर आज का 12 नंबर, ठीक है। चलिए फिजिक्स का दूसरा पेज, चलिए क्या है दोस्तों, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य क्या है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कस में मौत का कुआं, क्या सर्कस में मौत का कुआं का खेल उदाहरण है अपकेंद्रीय बल, क्या उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के पारित घुमाने की क्रिया कहलाता है बल आघूर्ण, क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण है एक सदिश राशि, बल आघूर्ण एक क्या है, सदिश राशि, ठीक है। नेक्स्ट, बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है, न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मात्रक होता है। बल आघूर्ण की बीमा होती है ml पावर 2 t-2 होता है, ठीक है। जड़तत्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल आघूर्ण टॉर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है सरल मशीन, क्या है दोस्तों, सरल मशीन। सरल मशीन होता है एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जा सकता है ना। क्या है दोस्तों, सरल मशीन होता है एक युक्ति, क्या है, युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सरल मशीन कार्य करती है किस पर, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। सरल मशीन के उदाहरण है उत्तोलक, क्या है, उत्तोलक, घिरनी, ये सब क्या है, सरल मशीन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है कैंची है, क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है कैंची है, पिलास है, सब उत्तोलक है, ठीक है। हैंड है, पंप है, झूला है, कील है, उखाड़ने का की मशीन, ये सब क्या है, प्रथम, क्या है दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, ठीक है। अब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कैसा है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन जो जूस रहता है वो क्या, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल तथा बेलचा, ये सब क्या है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए क्या है, लगाए गए आयास बल के अनुपात को कहते हैं उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रक्षेप्य गति, क्या है, प्रक्षेप्य गति, जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रक्षेपक गति के उदाहरण है धनुष से छोटा बाण, तोप से छोटा गोला, ये सब क्या है, प्रक्षेपक गति का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रक्षेपक का क्या है, पथ होता है परवलयकार होता है, क्या होता है, परवलयकार होता है। प्रक्षेपक को अधिकतम दूरी तक क्या है, प्रक्षेपक को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है ना, 45 डिग्री कोण से, किससे, 45 डिग्री कोण से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रक्षेपक की ऊंचाई अधिकतम क्या है, अधिकतम होगी जब प्रक्षेपक कोण होगा 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण एवं घर्षण बल, वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्षिक गति का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या समझ में आया, कि वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्षिक गति का विरोध करता है तो उसे हम घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्नेहक, क्या किया जाता है, स्नेहक या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी सरकारी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है,
का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी लुढ़कती हुई वस्तु एवं सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल कहलाता है लोटनिक और घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे हम कहा जाता है क्या है, अस्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है? तो अस्थैतिक घर्षण बल का। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है, उसे वायु के घर्षण के कारण उठता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव घर्षण के कारण होता है। किसके कारण? घर्षण के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति नियम एवं जड़तत्व। न्यूटन के गति नियम और जड़तत्व। ठीक है, चलिए प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा? तो न्यूटन ने। प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा? न्यूटन ने। गति के नियमों के प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न क्या है लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है गैलीलियो या गैलीलियो का नियम। ठीक है, नेक्स्ट जड़तत्व के नियम की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने की। बस के अचानक चलने पर यात्री के पीछे की ओर गिरता है तो उसे हम कहते हैं विराम के झनक के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हो गया ना, और झुका था तो गति के जड़तत्व के कारण होता है। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है, उसे विराम के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वस्तु की जड़त्व मापने की इकाई का द्रव्यमान। बल की परिभाषा प्राप्त होती है प्रथम गति नियम से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल का व्यंजक मात्रक होता है क्या है? न्यूटन के सिद्धांत गति नियम से। नेक्स्ट फिर से रिपीट कर देते हैं कि बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट लास्ट तक बने रहिएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, उसे हम न्यूटन के तृतीय नियम कहते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? प्रतिक्रिया है। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी है। गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है वस्तु के स्थिति समय के बीच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग एवं भार। क्या है? संवेग एवं भार किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है, संवेग कहलाता है। ठीक है, संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की धीमा होती है वो mlt स्क्वायर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग परिवर्तन क्या परिवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट रॉकेट का गति उड़ना या कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। ठीक है, नेक्स्ट जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, क्या है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है क्या कहलाती है? भार कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट भार का मात्रक होता है न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 किलोमीटर। क्या 9.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर, वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुव पर, वस्तु का भार शून्य होता है केंद्र पर। ठीक है,
चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु के भार शून्य होता है केंद्र पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का होता है 6 गुना। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 100 हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है 1/81 भाग। कार्य एवं ऊर्जा, अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? कार्य एवं ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाकर उससे बल की दिशा में विस्थापन करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन होता है। कार्य में होता है केल्विन बराबर, क्या है? केल्विन बराबर होता है। ठीक है, केल्विन कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य में होता है क्या है? केवल परिणाम। क्या होता है? केवल परिणाम, दिशा नहीं होता है। केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, कार्य होता है। कार्य एक क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक क्या है? अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 10⁻7 अर्ग। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ठीक है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा तभी होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर से समझ लीजिए। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी, उसको बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य, जो कार्य कर रहे हो वो शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो शून्य। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? शून्य हो जाएगा विस्थापन। कार्य हुआ माना जाता है, कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो जाती है। बल लगाने पर क्या हो जाता है? वस्तु विस्थापित हो जाती है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है शून्य। अगर कोई वस्तु है उसको वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है क्या? शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, कार्य ऋणात्मक माना जाता है। कार्य जो है ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। जब विस्थापन क्या होता है? बल के विपरीत दिशा में होता है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। ठीक है, क्या कहलाती है? ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? कैलोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है दोस्तों? 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबर बैंड, खींचे हुए धनुष के तार, जो धनुष चलाता है उसको तार जैसे खींचते हो, उसी को खींचे हुए धनुष के तार या खींचे गए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। समझ में आया? मतलब घड़ी के चाबी जो है, घड़ी की चाबी में क्या कौन सा ऊर्जा होता है? तो संचित ऊर्जा होता है। खींची हुई धनुष के तार में क्या होता है? जो खींचता है पीछे गति, जो तार जो है उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या है? संचित ऊर्जा होता है। और रबर बैंड में भी क्या होता है? संचित ऊर्जा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? संचित ऊर्जा होती है, उससे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तनी हुई स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा। देखिए तनी हुई, जो ताना हुआ स्प्रिंग है, कहीं भी लगा हुआ रहता है स्प्रिंग, साइकिल में भी देखे होंगे, गाड़ी में रहता है, ट्रेन में भी रहता है। जहां भी स्प्रिंग ताना हुआ है, मतलब घिंचा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब बांध बना दिए, वहां पर जल को क्या कर दिए? रोक दिए। तो जब रोक दिए तो उसको स्थितिज ऊर्जा, मतलब पास नहीं कर रहा था, स्थित मतलब रुक गया, एक जगह जमा हो गया। ठीक है, किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है गतिज ऊर्जा। क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्या है, बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा में होती है गतिज ऊर्जा, बहती हुई हवा में होती है क्या, गतिज ऊर्जा। और बहते जल में धनुष से छोड़े गए, बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, चलती गाड़ी में बैठ व्यक्ति की ऊर्जा होती है गतिज एवं क्या है, गतिज एवं स्थितिज दोनों होता है। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होती है गतिज और स्थितिज दोनों होता है। किसी वस्तु का वेग वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। किसी वस्तु का वेग जो है दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगनी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी दुगनी। यहाँ का किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगनी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी, क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट तक बने रहिए प्यारे दोस्तों। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों का योग जो है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन, क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। समझ में आया। लेंस का नियम क्या कहलाता है, लेंस का लेंज है, लेंज का नियम परिमाण है। क्या परिमाण है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम है। लेंज का नियम परिमाण है, ऊर्जा संरक्षण के नियम है। ठीक है, टॉपिक क्या है, शक्ति। क्या है दोस्तों, शक्ति। ठीक है, कार्य करने की दर क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, मतलब 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है मेगावाट में। किसमें, मेगावाट में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 मेगावाट बराबर होती है, 1 मेगावाट बराबर होती है कितना होता है, तो 1000 किलोवाट होती है। कितना, 1000 किलोवाट होती है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट बराबर एक शक्ति होता है। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति एचपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण व गुरुत्वीय त्वरण, बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है क्या कहलाती है, गुरुत्व बल कहलाता है। बल जिससे पृथ्वी वस्तु की ओर, बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर, किसके, अपनी ओर खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो गुरुत्वाबल कहते हैं, है ना। क्या है, गुरुत्व बल कहते हैं। नेक्स्ट, 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर, कहाँ, ध्रुव पर। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। ठीक है, याद रखिएगा। जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर, जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है 1/6 गुना। कितना होता है, 1/6 गुना। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान और आकार पर, कहाँ नहीं निर्भर करता है, द्रव्यमान और आकार पर। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घट जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घट जाता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऋणात्मक होता है। जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, जी का मान ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
गुरुत्वीय क्या, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। कौन किया है? न्यूटन ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। कैसा लग रहा है? आज तो मजा आ रहा होगा क्लास करते हुए आप लोग को। तो ऐसा ही आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है, अदिश राशि होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। ठीक है। नेक्स्ट शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का गुरुत्वात्वरण होता है समान। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। क्या होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा प्रतीत होता है। लिफ्ट में जो है स्थित पिंड का भार जो है घटा प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तब। ठीक है। नेक्स्ट नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा। जब नीचे की ओर लिफ्ट आएगा, माने नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, है ना, या झूला भी कह सकते हो, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड जो है का भार क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है, जब पिंड एक समान वेग से ऊपर, क्या है? वेग से ऊपर या नीचे जाता तो इस दिशा में भार कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है भारहीनता। ठीक है। क्या कहलाता है? भारहीनता। मुक्त स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है शून्य। नेक्स्ट जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या हो जाता है? तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, जैसे ही दोनों लकड़ी और लोहा दोनों एक समान अगर ऊपर से गिराया जाए तो लोहे की पहले गेंद गिरेगी, लकड़ी की बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार, हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। एक कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग। ठीक है। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं उपग्रह। क्या कहलाते हैं? उपग्रह। ठीक है। नेक्स्ट ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया केपलर ने। ठीक है। भू स्थिर, क्या है? भू स्थिर या तुल्यकालीन भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितना पर? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। ठीक है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है। नेक्स्ट भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल 24 घंटा का होता है। ठीक है। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं भू स्थिर कक्षाओं में। कहाँ? भू स्थिर कक्षाओं में। ठीक है। नेक्स्ट कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तुओं का भार होता है शून्य। कितना होता है? शून्य। उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है उसके द्रव्यमान पर। ठीक है। नेक्स्ट कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेलें। क्या होता है? सौर सेल होता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज आ जाइए। नेक्स्ट पेज कितना पेज नंबर है? पेज नंबर 14। चलिए चौथा पेज हो जाएगा फिजिक्स का टोटल। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना मान होता है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। कितना? √2 गुना होता है। अब अगला टॉपिक क्या है प्यारे दोस्तों? दाब है। क्या है? दाब है। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल
दाब कहलाता है। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिससे पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है, दाब का ऐसा मतलब पास्कल भी कहा जाता है। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का बीमा होती है ml माइनस 1t-2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट। दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। दाब बढ़ने पर बर्फ गलनांक घट जाता है। दाब जैसे ही बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक जो है घट जाएगा। ठीक है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण से क्या हो जाता है? चिपक जाता है दोनों। द्रवों को क्वथनांक दाब बढ़ने पर दाब बढ़ता है। ठीक है, जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। वायुमंडलीय दाब पारे के 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब क्या है? पारे के 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। समुद्री तल पर औसत वायु दाब होता है 76 सेमी या 760 मिमी होता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि ऊपर वायु दबाव कम होता है। क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, ऊपर वायु दाब कम होता है इसीलिए। ठीक है, बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत देता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक जो होता है उसको अचानक गिरना क्या संकेत देता है? तो आंधी तूफान आने की संकेत मिलता है। बैरोमीटर जैसे ही अचानक गिरता है तो समझिए कि आंधी तूफान आने की संकेत मिलता है। ठीक है, चलिए। बैरोमीटर के पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना क्या संकेत देता है? वर्षा होने की संकेत देता है ना। अगर अचानक गिरा तो आंधी तूफान आने के संकेत मिलता है, धीरे धीरे गिरा तो वर्षा आने की संभावना होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या संकेत मिलता है? जैसा ही ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है तो समझिए कि मौसम साफ होने की संभावना होता है, मौसम साफ रहता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। ठीक है, अपेक्षित सांद्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ती है। ठीक है, क्या होती है? बढ़ती है। उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता क्या कहलाता है? तो ये टॉपिक है, उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता टॉपिक है। ठीक है, चलिए। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या है? द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर, कहाँ ऊपर की ओर एक बल लगता है उससे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जब कोई वस्तु द्रव में असंतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होता है, उत्प्लावन बल के कारण होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु द्रव में असंतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होता है ना। वस्तु के भार में क्या होता है? कमी प्रतीत होता है, तो उत्प्लावन बल के कारण होता है। ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग क्या? लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लवन प्लवन का सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने। कौन दिया? आर्किमिडीज ने। प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। द्रव क्या करती है? विस्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्लावक बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर। ठीक है, यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव में डूब जाएगी। क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। नेक्स्ट।
घनत्व किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान प्रति आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व का बीमा होती है ml-2 होता है, सॉरी 3 होता है। अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध का शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पर? तो प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बने रहें लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्री जल में तैरना आसान होता है ना। समुद्री जल में जो है तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसी कारण जो है तैरना आसान होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 या सॉरी क्रमशः क्या होता है? 3.52 और 2.417। ठीक है, इतना होता है। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 रहता है ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। नमक के घोल में अंडा तैरता है। क्यों तैरता है? नमक के घोल में जब पानी में नमक घोल दीजिएगा, उसमें ऊपर से अंडा रखिएगा तो अंडा तैरने लगा, है ना। अंडा तैरने लगता है, बैठता नहीं है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नमक का घोल जो है ना, अंडे से घनत्व उसका अधिक होता है, इसीलिए अंडा जो है ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम जैसे निकालेंगे तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूबा जाता है, पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहा का क्या है? लोहा का अपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है ना। पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है, इसी कारण डूब जाता है। समझ में आया? लोहे का एक गोला पारे पानी में, है ना, पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, तो लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट। बादल वायुमंडल में तैरते हैं। वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसी कारण जो है बादल ऊपर तैरता है। ठीक है, पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है। जमने पर पानी का घनत्व घटता है। जब जमने पर पानी का घनत्व घटता है। जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। समझ में आया? क्वेश्चन दोनों समझिए। पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है। पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है। जमने पर बर्फ का आयतन बढ़ता है। जमने पर बढ़ता है, पिघलने पर घटता है। ठीक है, और जमने पर घटता है, जमने पर घटता है, याद रखिएगा। ठंडे देश में पानी की पाइपें फट जाती है। ठंडे ठंडे देशों में पानी के पाइप जो है फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। जब पानी में जमता है अंदर तो उसका आयतन फैलता है ना। आयतन बढ़ जाने के कारण क्या होता है? पाइप फट जाता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट। पृष्ठ तनाव। आइए, पृष्ठ तनाव टॉपिक है। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच अणुओं के बीच संसर्जक बल। क्या है? संसर्जक बल कहलाता है। नेक्स्ट। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव की बीमा होती है ml/2 T⁻² होता है। ठीक है, -2 ml-2 T-2 होता है। ठीक है, पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रकृति एवं ताप पर। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। क्या होता है? घटता है।
नेक्स्ट, द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पेज आ जाइए। अगला क्या है पेज टॉपिक श्यानता है। क्या है श्यानता है? द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम श्यानता कहते हैं। ठीक है, श्यानता गुण है केवल द्रवों तथा गैसों का। द्रवों की तुलना में गैस की श्यानता कम होती है। द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता क्या होता है? कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक आदर्श तरल की श्यानता होती है शून्य। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। ठीक है, श्यानता की एसआई इकाई होती है प्वाइज। क्या होती है? प्वाइज होती है। ठीक है, श्यानता गुणांक की बीमा है ml पावर -1 टी के पावर -1 होता है। किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है विस्कोमीटर से। किससे? विस्कोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है, उसे हम श्यानता के कारण कहते हैं, है ना, श्यानता के कारण कहते हैं। नेक्स्ट प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार आकृति दोनों ही बदल जाता है तथा जैसे ही बल हटाया जाता है वह अपने पूर्ववत स्थिति में आने का प्रयास करता है। पिंड का यह गुण क्या कहलाता है? तो प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट एकाएक क्षेत्रफल लगने वाला बल कहलाता है प्रतिबल। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिबल के परिमाण स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तित कहलाता है विकृति, है ना। नेक्स्ट प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल कहलाता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है क्वार्टज। क्या है? क्वार्टज है। नेक्स्ट हुक के नियम अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट हुक का नियम है प्रतिबल प्रति विकृति। हुक का नियम क्या कहलाता है? प्रतिबल या विकृति बराबर ई कहलाता है। ठीक है, कमानीदार। क्या है? कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक का नियम के ऊपर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय बर्नौली प्रमेय का अनुसार बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वह दाब कम होता है, उसे हम बर्नौली प्रमेय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो द्रव चालित दाब को बताता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। क्या होता है? बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल जो है शांत बहता है। गहरा जल क्या होता है? शांत बहता है। ठीक है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना, छप्पर जो होता है घर का, वो उड़ जाता है। किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का दाब जो है, ऊपर का एक सेकेंड चलिए ऊपर बताते हैं, ऊपर का वायु दाब नीचे की वायु दाब से कम हो जाता है, इसी कारण उड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वायुयान के ऊपर उठने या फुहारा कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेंट स्प्रे आधारित है। सेंट जो स्प्रे है जो मारते हो आप लोग, वो बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बुनसेन बर्नल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। किससे? वेंचुरी मीटर से। द्रव चालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला सरल आवर्ती गति है। सरल आवर्त गति किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? दोलन गति। क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है या मात्रक सेकेंड कहलाता है। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उससे हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडी लोलक का आवर्त काल
होता है 2 सेकंड होता है। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर जो है आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस अप लौटाने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। नेक्स्ट, झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, है ना, अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर। किस पर? लोलक की लंबाई पर। नेक्स्ट, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल हम फिर आप लोग को चाहे ये पूरा लोलक वाला खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे, है ना, ज़्यादा समय हो जाता है इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। कोई लकड़ी झूला झूलते खड़ी हो जाए, कोई लकड़ी नहीं लड़की है, कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। उसका जब झूला झूल रहा है ना, झूलते खड़ी हो गया अचानक, उसका क्या आवर्तकाल घट जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी करने पर उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? √2 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल दुगनी होगी। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाया जाए तो घड़ी की आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य है। क्या है? क्या है? यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे जो है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य है। जल तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्तों के बीच दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट, तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ध्वनि क्या है? टॉपिक क्या है? ध्वनि है। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ध्वनि क्या कहलाता है? एकॉस्टिक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। कहाँ होता है? ठोस में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है गैस में। ठीक है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है निर्वात में। कहाँ नहीं कर सकती है? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्रम है। ध्वनि का चाल क्रम क्या है? तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होता है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होता है? तो एल्युमिनियम में होता है। किसमें? एल्युमिनियम में होता है। 120 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से होता है। ठीक है। किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो हाइड्रोजन गैस में। किसमें? हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर करती है। ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। जल में ध्वनि की चाल होता है, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट, लोहा या स्टील में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। किससे? ध्वनि से। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि क्या है दोस्तों? डॉपलर क्या है? डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। नेक्स्ट, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है। उसको क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। किसके? डॉपलर प्रभाव के कारण ये सब होता है। ठीक है। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में। किसमें? आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में डॉपलर प्रभाव का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? तो मैक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक संख्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लास्ट तक बने रहिएगा प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कर ऑल कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राध्वनिक चाल। क्या है दोस्तों? प्राध्वनिक चाल या सुपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है 1 से अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अति प्राध्वनिक चाल, अति प्राध्वनिक चाल या हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है, क्या होती है? 5 से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर की। किसका? ऑडियोमीटर की प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर जो ध्वनि जो होता है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। नेक्स्ट, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। नेक्स्ट, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त या आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक है। ध्वनि का तारित्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तत्व क्या है? फिर से रिपीट करते हैं कि महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है। ठीक है। क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होता है। महिलाओं का आवाज जो है उसका तारत्व जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है। ध्वनि तीव्रता की इकाई, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता होती है 45 डेसिबल। क्या होता है? 45 डेसिबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है, साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता 30-40 डेसिबल होता है। ठीक है। जोर से बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है कितना? 50 से 60 डेसिबल होता है जोर से बातचीत करने की डेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता उसे 45 डेसिबल कहा जाता है। ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता उसको 45 डेसिबल से अंकित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर होती है। ठीक है। प्रतिध्वनि का कारण होता है, क्या होता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। कान पर जो है ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप। ठीक है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन सुनते हैं कौन? हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। ठीक है। हृदय की धड़कन जो सुना जाता है, डॉक्टर जो आला लगाता है हृदय पर, उसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो रेते लैनिक ने। रेते लैनिक ने स्टेथोस्कोप की खोज की। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। ये वैज्ञानिक जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि तरंगे। ठीक है। ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। क्या गमन करती है? लंबवत गमन करती है। ठीक है। नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है, क्या कहलाती है? तो अपश्रव्य तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है? अपश्रव्य तरंग कहलाती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है श्रव्य तरंगे। क्या कहलाती है? श्रव्य तरंगे कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से क्या है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती है? प्राश्रव्य तरंगे कहलाती है। ठीक है।
सोनार, सोनार तकनीक में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, तो प्राश्रव्य तरंगे का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राश्रव्य तरंगों का कौन सुन सकता है, प्राश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है, तो कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली, डॉल्फिन मछली, ये सब जो है प्राश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। ठीक है, हमारा कान सुन सकता है श्रव्य तरंगे, हमारा कान जो है श्रव्य तरंगों को सुन सकता है, प्राश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगले हैं, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, ध्रुवण, कौन सा, ध्रुवण। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, वे तरंगे जिन्हें संरक्षण क्या है, संचरण, वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उससे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्या है, वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उससे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, विद्युत चुंबकीय तरंगे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे, क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है फोटोन की, किसकी बनी होती है, फोटोन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स किरणें या गामा किरणें अवरक्त विकिरण, परावैंगनिक किरणें दृश्य विकिरण होती है। एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त विकिरण, परावैंगनिक किरणें दृश्य विकिरण होती है, क्या होती है, दृश्य विकिरण होती है। ये सब क्या कहलाता है, तो ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है, क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय तरंग कहलाती है। एक्स किरणों की खोज WC रॉटजन ने किया था, एक्स किरणें की खोज किसने की, WC रॉटजन ने की थी। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में तथा CT स्कैन में उपयोग किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में तथा CT स्कैन में उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का, किसका, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में किन कारणों का प्रयोग किया जाता है, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण है, कौन सा उपकरण है, तो कौन सा है, ब्रैग, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रात्रि दृष्टि, क्या रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है, कौन सी है दोस्तों, तो अवरक्त तरंगे है। ठीक है, टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है अवरक्त तरंगे जो है उसमें प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्सल ने की थी, अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्सल ने की थी। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग होता है, परावैंगनिक किरणें उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, परावैंगनिक किरण की खोज जोहान रिटर ने की थी। ठीक है, सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है कॉस्मिक किरणें, क्या कहलाती है, कॉस्मिक किरणें कहलाती है। कॉस्मिक किरणें होती है आवेशित किरण, क्या कहलाती है, आवेशित कण कहलाती है। नेक्स्ट, दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने की थी, दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी ने की थी, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अगला पेज क्या है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलर, क्या है, सेल्यूलर फोनो रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, रेडियो तरंगे का उपयोग होता है। ठीक है, रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए प्रयोग करता है, रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट, MRI की जांच होता है, MRI मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, किसका, चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। हृदय के कंपन से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है, अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कीड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग, क्या लाया जाता है, अल्ट्रासोनिक तरंग से कीड़ों को घर से भगाने में
सहायता होता है। ठीक है, कीड़ों को घर से भगाना है तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग कर सकते हैं। प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? ऊष्मा। क्या है दोस्तों? ऊष्मा। एक एक टॉपिक सभी को हम अच्छे तरीका से आप लोग हम समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जरूर इस बुक को पूरा आप लोग पढ़ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट, ऊष्मा एक प्रकार का होती है ऊर्जा। ऊष्मा एक प्रकार का क्या है? तो ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? ऊर्जा है। ऊष्मा की इकाई है जूल, कैलोरी, अर्ग। जूल, कैलोरी व अर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक ग्राम जल का ताप, एक ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल या 4.2 गुना 10 के पावर 2 जूल होता है। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का यूनिट है। ठीक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। क्या है? चांदी है। नेक्स्ट, एक ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन होता है। ठीक है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके तापमान पर। ठीक है, नेक्स्ट, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का क्या है दोस्तों? गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा या कैलोरी प्रति किग्रा होता है। नेक्स्ट, उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ चलता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसी कारण चलता है। ठीक है, नेक्स्ट, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी या ग्राम होती है। ठीक है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है, नेक्स्ट, चालन या संवहन, चालन, संवहन एवं विकिरण टॉपिक का नाम है। ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण होता है तो किसके विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का वायुमंडल तथा विद्युत केतली का पानी गर्म होता है संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। नेक्स्ट, स्वच्छ बादल छाई रातों की तुलना में ज्यादा ठंडी रहती है। क्यों? विकिरण के कारण रहती है। किसी कारण? विकिरण के कारण। अच्छे अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला टॉपिक है ताप। क्या है? ताप है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। सूर्य के बाहरी सतह का ताप 6000 केल्विन होता है। कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। किसे? पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फैराड होता है, मतलब 98.6 फैराड या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही मान प्रदर्शित करता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही मान प्रदर्शित करता है 40 डिग्री ताप पर। किस पर? 40 डिग्री ताप पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु का ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता? तो 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी तो 273.15 डिग्री सेल्सियस पर घेरेगी। ठीक है, नेक्स्ट, परम शून्य ताप का मान 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है, पारा थर्मामीटर कहलाता है या तापमापी कहलाता है। ठीक है, जिसे हम फीवर वर जांच करते हैं। ठीक है, पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने की थी। कौन? फ़ारेनहाइट ने। अति ठंडे प्रदेश में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्कोहल तापमापी का। इसका? अल्कोहल तापमापी का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गलनांक, हिमांक एवं क्वथनांक टॉपिक का नाम है गलनांक, हिमांक एवं क्वथनांक। एल्कोहल जमता है 115
डिग्री सेल्सियस पर। क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 115 डिग्री सेल्सियस पर। पारा जमता है 39 डिग्री सेल्सियस पर। पारा जमता है 39 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। पारे का क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। पारे का क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बादल क्या है, बदल जाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वह ताप जिस पर द्रव द्रव ठोस में बदल जाता है, द्रव जो है ठोस में बदल जाता है, वो क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है, द्रव जो है वाष्प या गैस में बदल जाता है, तब क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गलनांक और हिमांक होता है बराबर। गलनांक और हिमांक होता है बराबर। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है 32 डिग्री फैराड तथा 212 डिग्री फैराड होता है, ठीक है। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है 273 केल्विन तथा 373 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है प्यारे दोस्तों? घटता है। दाब बढ़ाने एवं अशुद्धियां मिलाने पर द्रव का मान क्या होता है? दाब बढ़ाने एवं अशुद्धियां मिलाने पर दाब का मान क्या होता है दोस्तों? चलिए हम बताते हैं क्या होता है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। क्यों पकता है? पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, वायुमंडलीय वहाँ का दाब क्या होता है? कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। इसी कारण जो है वहाँ पे खाना बनाने में खाना देर से पकता है, ठीक है, समय ज़्यादा लगता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले घट जाएगा आयतन, उसके बाद बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर क्या है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है प्यारे दोस्तों? बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटता है। दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो है वाष्पीकरण की दर जो है घटता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। अगर तेज हवा बहती है उस दिन ओस नहीं बनती है, ठीक है। तो क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है, इसी कारण जो है ओस नहीं बन पाती है, ठीक है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में थर्मामीटर का कार्य होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मामीटर का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान बनाए रखता है। एक समान तापमान बनाए रखता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु संरक्षित क्या है? संरक्षित तापमान है जो 4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फैराड से कम पर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक है ना के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो फ्रीऑन का होता है। किसका? फ्रीऑन का होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रीऑन का होता है। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर है। थर्मोकप क्या है? थर्मोकपल या ताप युग्म है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्मोकपल प्रयोग होता है तापमान मापने में। ठोस कपूर से ठोस कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वायु में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाता है, ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र है। आपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? हाइग्रोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता अधिक होती है बरसात में। किसमें? बरसात में। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के टायर का ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना क्या कारण है? तो रुद्धोष्म प्रक्रम है। क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी कारण होता है। साइकिल में हवा भरते समय
पंप गर्म हो जाती है। साइकिल में जब हवा भरिएगा उस समय क्या होता है, पंप गर्म हो जाता है, तो रुद्धोष्म में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश एवं प्रकाश तरंगे। प्रकाश एवं प्रकाश तरंगे इसका टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, वह ऊर्जा जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। वह ऊर्जा जिसके प्रकाश से हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश चल जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिससे हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, फोटोन कहते हैं। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कौन की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था डेनमार्क के रोमन ने 1676 ईस्वी में। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया, डेनमार्क के रोमन ने 1676 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। किसमें होता है, निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज क्या है क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होता है, तो समान होता है। ठीक है, बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, आप लोग उसको देखे होंगे कि बिजली की चमक होती है तो काफी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है, गरजने लगता है। क्यों होता है, तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसी कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने। कौन किया था, आइंस्टीन ने। प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य से। किससे, तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य जो है सर्वाधिक होता है लाल रंग का। ठीक है, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, सर्वाधिक लाल रंग का होता है, न्यूनतम होता है बैगनी रंग का। न्यूनतम क्या होता है, बैगनी रंग का होता है। ठीक है, आवृत्ति सर्वाधिक होती है बैगनी रंग की आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति कम होती है लाल रंग की, कम होती है लाल रंग की। सभी रंगों को अवशोषित करता है काला रंग की वस्तु, सभी रंगों को अवशोषित करता है। ठीक है, काला रंग की वस्तु। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था कौन, 1678 में हाइगेंस ने किया था। ठीक है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था कौन, आइंस्टीन ने। कब, 1905 में। कब, 1905 में। किसने, आइंस्टीन ने। ठीक है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है। ठीक है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 है ना, 1.28 सेकेंड लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है, प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो इसकी चाल घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत या सूर्य प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म या कांच से गुजारने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, बैगनी का। ठीक है, श्वेत या सूर्य प्रकाश मिश्रण है 7 रंगों का। ठीक है, कितने हैं, 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है किसमें, एक्टियोमीटर में। किसमें, एक्टियोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कैथोड किरणें होती है ऋणात्मक एवं अदृश्य। कैथोड किरणें होती है ऋणात्मक एवं अदृश्य होती है। ठीक है, कैथोड किरणों की खोज विलियम कुक ने किया था। ठीक है, कैथोड किरणें का वेग प्रकाश के वेग का होता है 1/10 गुना। कितना होता है, 1/10 गुना। तो अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, चलिए, जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों
या धूल से टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, यह घटना क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? चलिए हम आगे बताते हैं, यह घटना क्या कहलाती है। चलिए आगे, यह घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैगनी रंग के प्रकाश में। ठीक है, बैगनी रंग के प्रकाश में। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश आकाश दिखता है कैसा? काला दिखता है। ठीक है, पृथ्वी से देखने पर आकाश दिखाई देता है, पृथ्वी से देखने पर आकाश दिखता है नीला। कैसा? नीला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है समुद्र का जल। ठीक है, नेक्स्ट, उगते हुए डूबते समय, उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप या परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, जबकि गीला द्युतिहीन प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश गिरने के पथ में परिवर्तन कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम हवा में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होता है दोस्तों? अभिलंब से दूर जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट, तारे टिमटा, एक बार और हम समझा देते हैं, आप लोग नहीं समझे होंगे तो दोबारा समझा देते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में, मतलब पानी, मतलब एक बोतल उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, कांच के बोतल, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ है सिक्का, उसमें सिक्का पड़ा हुआ है, थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है ना? या आप उसमें कुछ ले सकते हैं, है ना? तो सिक्का रखें तो थोड़ा क्या है, बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी, उसमें जब डुबाइएगा छड़ी तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कोई भी बर्तन में अगर रखिएगा तो इसको क्या, किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। जल के अंदर पड़ी वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। क्या होता है? कम प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट, कांच की दरार तथा पानी का बुलबुला चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट तक बने रहिएगा प्यारे दोस्तों। आज की क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हो क्लास तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? एच मई माह ने किया था। ठीक है, इंद्रधनुष बनता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। बीच का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। प्राथमिक या मूल रंग किससे कहते हैं? प्राथमिक या मूल रंग किससे कहते हैं? नीला, लाल और हरा को हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है
उसे हम पूरक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत उजला रंग बनता है उसे हम पूरक वर्ण कहते हैं। रंगीन टेलीविजन में उपयोग किया जाता है प्राथमिक रंग का, किसका? प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? जे एल बेयर ने किया है। गोलीय क्या है? गोलीय दर्पण। टॉपिक का नाम क्या है? गोलीय दर्पण। ठीक है, चलिए। क्या है? सपाट सतह युक्त दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तक एवं दूसरी सतह पर कलई या पॉलिश की होती है उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत पर। ठीक है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किससे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई आवश्यक है। वस्तु की ऊंचाई का आधा। ठीक है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई आवश्यक है, वस्तु की ऊंचाई का आधा। ठीक है, नेक्स्ट। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ठीक है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होता है? अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। वास्तविक होता है या उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। गाड़ियों के हेडलाइट में लगा हुआ रहता है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पेज पर आते हैं। ठीक है। अब कितना पेज बच गया देख लेते हैं। एक पेज ही हो गया, एक पेज, दो पेज हो गया, और कितना? तीन पेज हो गया, और तीन पेज बच गया। तो चलिए जल्द ही हम खत्म करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। है ना, आधा घंटा 30 से 40 मिनट में समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए 30 से 40 मिनट में हम पूरा तीनों पेज समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। दाढ़ी बनाने दाढ़ी बनाने या दांत, आंख, नाक, कान की जांच में डॉक्टर प्रयोग करता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दांत बनाने या दांत में जो भी प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दांत तो डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आंख में अवतल दर्पण का, नाक में अवतल दर्पण, कान की जांच जितने भी होता है इस समय अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर प्रयोग करता है। ठीक है। लेंस एवं मानव नेत्र टॉपिक है। ठीक है, चलिए। एक अथवा दो गोलीय पृष्ठों से युक्त कोई पारदर्शी माध्यम कहलाता है लेंस। क्या कहलाता है? लेंस। अवतल लेंस कहलाता है अपसारी लेंस। अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों। उत्तल लेंस कहलाता है अपसारी लेंस। उत्तल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डाईऑप्टर। क्या है? डाईऑप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता होती है जीरो डाईऑप्टर। क्या होता है? जीरो डाईऑप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। हवा का बुल या बुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति ये दिखाता है उत्तल। ठीक है। मानव नेत्र का कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। ठीक है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। ठीक है। नेत्र दान में मनुष्य दान करता है, किस चीज को दान करता है? तो कॉर्निया का। नेत्र दान करता है तो उसमें कॉर्निया जो भाग है उसको दान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। क्या करता है? आइरिस। ठीक है। आंख के रंग से मतलब है आइरिस का रंग। क्या है? आइरिस का रंग। ठीक है। रेटिना का शंकु एवं छड़ निर्धारण करता है क्रमशः आंख का रंग एवं प्रकाश की तीव्रता करता है। ठीक है, नेक्स्ट। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट। आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है।
निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या होती है? निकट दृष्टि दोष में व्यक्तियों को नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस की मोटाई में वृद्धि तथा फोकस दूरी में कमी हो जाती है, इसी कारण होता है। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, इसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में व्यक्तियों को दूरी की वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की नहीं देती है, इसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस की मोटाई में कमी तथा फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है, इसी कारण दूरदृष्टि हो जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है, अप्ता लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उसमें अप्ता लेंस लगाया जाता है। ठीक है। दीर्घ या दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके। ठीक है। दूर दृष्टि उत्तल लेंस लगाया जाता है, निकट दृष्टि अप्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है। दूर दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है। जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति न तो दूर और न ही निकट की ही वस्तु देख पाता है, इसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। न दूर पर न नजदीक को देख पाता है। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया, क्या है? प्रेसबायोपिया कहते हैं। निवारक हेतु उपयोग में लाया जाता है द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बने रहें लास्ट तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबिंदुकता या ऑस्टिग्मेटिज्म है ना, दोष में व्यक्ति क्षैतिज दिशा में ठीक से देख पाता है, क्षैतिज दिशा में ठीक से देख पाता है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है। ठीक है। नेक्स्ट अवंतु क्या है? अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए किससे उपयोग में लाया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग में लाया जाता है। वर्णधाता है, एक आनुवंशिक रोग है। क्या है? एक आनुवंशिक रोग है। ठीक है। नेक्स्ट वर्णधाता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेद नहीं कर पाता है? लाल तथा हरा में। ठीक है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए उपयोग करता है आवर्धक लेंस का। किसका? आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। कैमरे में लगा होता है उत्तल लेंस। क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार है जेड जॉनसन। कौन है? जेड जॉनसन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है दो उत्तल लेंस। क्या होता है? दो उत्तल लेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था कौन? नॉल और रुस्का ने। कौन? नॉल और रुस्का ने किया था। दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपेर्सी, क्या है? लिपेर्सी ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? हेंस लिपेर्सी ने किया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने। विद्युत धारा, क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत धारा। ठीक है। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट विद्युत धारा होती है एक अदिश राशि। विद्युत धारा क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या कहलाता है? एम्पियर कहलाता है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापी जाती है आममीटर में, है ना। आममीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है शून्य। आदर्श मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है। एक कूलॉम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। ठीक है। 1 किलो घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे है। क्या है? फैराडे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है। शंट होता है एक कम प्रतिरोध वाला तार में। ठीक है। नेक्स्ट लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है। विद्युत
परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट खोखले गोले में अंदर वैद्युत तीव्रता होती है 0। ठीक है। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन, क्या संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है? तो समानांतर क्रम में। जो घर में जो वायरिंग होता है, घर के जो है बोर्ड में वायरिंग होता है, वो समानांतर क्रम में होता है। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, फैराडे का नियम संबंध है विद्युत अपघटन से। किससे? विद्युत अपघटन से। फ्यूज तार मिश्रण है शीशा और टीन का। विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। विद्युत फ्यूज कार्य करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज का कार्य करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु है निकल व क्रोमियम का। निकल व क्रोमियम का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बल्ब क्या है? बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का आविष्कार कौन है? थॉमस एडिसन है। कौन है? थॉमस एडिसन है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी होती है प्यारे दोस्तों? तो नाइट्रोजन एवं आर्गन भरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप समांतर कितना होता है? 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का गलनांक तथा क्वथनांक होता है क्रमशः 3422 डिग्री सेल्सियस से 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हैलोजन लैंप का तंतु मिश्रण होता है। हैलोजन लैंप का तंतु मिश्रण होता है टंगस्टन एवं सोडियम का। ठीक है। सामान्य ट्यूब लाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन होता है भरा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के दीवारों पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? फास्फोरस का। ट्यूबलाइट के दीवारों पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? फॉस्फर का। किसका? फॉस्फर का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर लगे होते हैं बेरियम ऑक्साइड के तंतु। किसका? बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चालक का वह गुण जो उसमें प्रभावित आवेश का प्रतिरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम कहलाता है। किसी धातु का प्रतिरोधकता गर्म करने पर बढ़ती है। क्या होता है? प्रतिरोधकता बढ़ती है। प्रतिरोधकता बढ़ती है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किसे? विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है दोस्तों? अनंत होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है दोस्तों ऊर्जा रूपांतरण। क्या है? ऊर्जा रूपांतरण। ठीक है। वह क्रिया जिसमें किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है उससे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? वह क्रिया जिसमें किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है उससे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डायनेमो। क्या है दोस्तों? डायनेमो। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज आ जाइए, अगले पेज। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। किसमें? एक दिशा में। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार कौन है? माइकल फैराडे है ना। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नर्म लोहे का। कोड जो बना होता है ट्रांसफार्मर का उसका नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। किसमें? किलोवाट में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। इसी का काम है ट्रांसफर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को डिस्ट धारा, क्या डिस्ट धारा डीसी में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है? रेक्टिफायर। कौन? रेक्टिफायर करता है। इन्वर्टर का प्रयोग होता है डीसी को एसी में बदलने के लिए। इन्वर्टर का प्रयोग क्या होता है? डीसी से एसी, मतलब बैटरी से आप
करंट तैयार कर सकते हैं। जो बैटरी से आप जो घर में लाइट पंखा जो भी चलाते हो उसी को हम बोलते हैं इन्वर्टर, ठीक है। बैटरी से डायरेक्ट करंट पैदा होता है, करंट तैयार होता है, ठीक है, उसी को इन्वर्टर कहा जाता है, ठीक है। बैटरी क्या है, एक डीसी है। करंट एसी क्या है, एसी वो उत्पन्न करता है, बैटरी से एसी निकलता है, ठीक है, डीसी से एसी। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा, क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, ग्राहम बेल है, टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ मतलब दायां, दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए होता है, तो प्रेरित धारा को, प्रेरित धारा को पता लगाने के लिए होता है, ठीक है। चालक, अचालक एवं अर्धचालक, चालक, अचालक, अर्धचालक इस टॉपिक का नाम है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उसे हम चालक कहते हैं, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है, ठीक है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उससे हम अचालक कहते हैं। विद्युत प्रवाह नहीं होगा तो अचालक कहलाएगा, ठीक है। विद्युत चालक की यूनिट होता है महो, क्या होता है, महो। पदार्थ जिनकी चालकता क्या है दोस्तों, पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच होता है क्या कहता है, अर्धचालक होता है। चालक और अचालक, अचालक के बीच में होता है उसे अर्धचालक कहलाता है। प्रमुख अर्धचालक है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, अर्धचालक है। सोलर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन, सोलर सेल में क्या उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल होता है। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्या होता है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, क्या होता है, अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, ठीक है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं अर्धचालक से, किससे, अर्धचालक से बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बने रहें। और क्या दोस्तों अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार डब्ल्यू डब्ल्यू शॉकले ने किया था, ठीक है। कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है, उसे हम अतिचालक कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य, क्या होती है, शून्य होता है। अतिचालन का लक्षण होता है उच्च प्रागमय, क्या होता है, लक्षण क्या होता है, अतिचालक का लक्षण होता है उच्च प्रागम्यता। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन, क्या होता है, 133 केल्विन होता है। अतिचालकता की खोज किसने किया है, केमल लिंथ ने, कौन, केमल लिंथ ओनस ने 1911 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट, तरित के दौरान भवनों को, तरित के दौरान भवनों को सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तरित चालक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरित में अधिक मात्रा होती है विद्युत ऊर्जा, क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। तरित चालक का आविष्कार किसने किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। तरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के, इसे तांबे के बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चुंबकत्व क्या है, चुंबकत्व, टॉपिक का नाम चुंबकत्व है, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड होता है, ठीक है। क्या है, कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है लोहा से, निकेल से, कोबाल्ट इत्यादि से बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक, ठीक है। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का, किसका, इस्पात का बनता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण, क्या होता है, विकर्षण। चुंबक का असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण, क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को, ठीक है। नेक्स्ट, चुंबक में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है चुंबक के सिरों के निकट पाया जाता है। चुंबकत्व का अभाव होता है चुंबक के ठीक माध्यम में अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने से, चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर दिशा को, चुंबकीय सुई जो है उत्तर दिशा को क्या करता है, संकेत करता है, ठीक है। नेक्स्ट, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस है। क्या है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या कहलाता है? टेस्ला या न्यूटन या एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर कहलाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। कौन किया है? ऑस्ट्रेड द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेड द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, किसी क्षण चुंबक के अंदर, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अगले पेज पे आइए। ठीक है। अगला पेज, अगला पेज है दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। किसने किया? रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या होती है 10 के पावर 15 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या होता है 10 के पावर 10 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु कितने मौलिक कण है? 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के बराबर होती है। ठीक है। प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। किसने? गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। कब? 1886 में। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन 1897 में किया था। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक 1932 में किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जे चैडविक ने किया। कब किया? 1932 ईस्वी में। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण होता है। क्या होता है? धन आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित होता है। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन कण होता है। क्या होता है? आवेशहीन कण होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है 1840 गुना होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण है। पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने 1932 में किया था। कब किया था? 1932 में। किसने? एडरसन ने। क्या है? न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो है द्रव्यमान व आवेश रहित कण है। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने 1930 में किया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, फोटोन होते हैं। क्या होता है? फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं। परमाणु विद्युत होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका टॉपिक का नाम है रेडियो सक्रिय तत्व है। तत्व जो स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण उत्सर्जित करते हैं, उससे हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ से विघटन के फलस्वरूप निकलने वाली किरणें क्या कहलाता है? रेडियो सक्रिय किरणें कहलाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरल ने की थी। ठीक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है जीएम काउंटर से की जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अल्फा, बीटा, गामा में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, केवल गामा किरणें होती है। ठीक है। गामा किरणें का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। कौन? रदरफोर्ड ने। गामा किरणें के खोजकर्ता कौन थे? हेनरी बेक्यूरल ने। कौन? हेनरी बेक्यूरल ने की थी। ठीक है। वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरणें में। वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण में होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरण में। कोबाल्ट 60 है, रेडियो एक्टिव समस्थानिकी है। ठीक है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कौन करता है? गामा किरणें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणें का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणें का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। आयोडीन 131, क्या है? आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है दोस्तों। जीव के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। जीव के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर उपस्थित पुरानी चट्टानों की जानकारी प्राप्त की जाती है यूरेनियम
डेल्टिंग विधि द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्यारे दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। क्या है नाभिकीय ऊर्जा? भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनियमित क्या है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन में। ठीक है, नेक्स्ट परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व है यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239 है। क्या है? प्रथम परमाणु बम बनाया गया था रॉबर्ट ओपेनहोमर द्वारा 1945 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन क्रिया पर। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में। कब? एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में। ठीक है, नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्ठी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में शिकागो में बनाया गया था। कहाँ? शिकागो में। ठीक है, नेक्स्ट प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्ठी है अप्सरा। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्ठी क्या कहलाता है? अप्सरा कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग होता है। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल। क्या होता है दोस्तों? भारी जल D2O एवं द्रव सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? थोरियम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियर बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है तारापुर में। कहाँ है दोस्तों? तारापुर में। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त हो चुका है। ठीक है, पूरा फिजिक्स पढ़ा चुके हैं आज की क्लास में। प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।